चलें जी। सेल्स टैक्स चूँकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो देखते हैं और उसके बाद फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की तरफ जो है वो मूव करेंगे और देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह से हमने करने हैं। बेसिकली जब हम उसको मैनेज कर रहे थे सेल्स टैक्स को, तो हमने एक हैबिट ऑप्ट की थी कि हमने हर टॉपिक के साथ साथ जो हैं वो सवाल किए थे। तभी हम जब सवाल कर रहे होंगे आप लोग देखेंगे भी कि ये सवाल तो इस फ़लानी वीडियो के साथ आपको मिल गया था, ये सवाल जो है इस फ़लानी वीडियो के साथ जो है आपका हो गया था। तो आपको वो काफ़ी जो है चीज़ें हेल्प उसकी हो रही होगी कि यार ये हमने चीज़ें जो हैं वो कर ली हुई थी, ये चीज़ें जो हैं वो हमने कर ली हुई थी। तो यू विल गेट द थिंग कि यार ये हमारा सारा कुछ हो चुका हुआ था। बट स्टिल हम क्या करते हैं, हम अपने सवालों को जो है वो देखते हैं कैसे हैं और किस तरह चल रहे होते हैं। तो पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, बाद में हम फिर न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर जाएंगे। कहते हैं जी, आइडेंटिफाई द सिचुएशंस अंडर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इज़ लाइबल टू बी डी रजिस्टर्ड। बताएं जी, एक बंदा डी रजिस्टर्ड कब होता है? तो हमने बहुत तफसील में डिस्कस किया हुआ है, जब उसका बिज़नेस एग्जाम्प्ट हो जाए, जब वो कॉटन इंडस्ट्री में फॉल कर जाए, उसका बिज़नेस मर्ज हो जाए, उसकी गुड्स जो हैं वो मर्ज हो जाए, अगर वो टियर 1 डीलर है, अगर उसमें से नॉन स्पेसिफाइड में फॉल कर जाए, या उसका बिज़नेस जो है वो मर्ज हो जाए, क्लोज़ हो जाए, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसमें वो क्या हो सकता है, वो डी रजिस्टर्ड हो सकता है। हमने ये इसको हाईलाइट भी किया था। फिर एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डी रजिस्ट्रेशन एज स्पेसिफाइड अंडर द रूल्स। हमने डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पढ़ा था कि कमिश्नर ऑन इट्स ऑन या बाय द एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर वो क्या कर सकता है, वो डी रजिस्टर्ड कर सकता है। उसके लिए हमने पढ़ा था टाइम लिमिट जो है, ड्यू डेट जब हमारे ड्यूज़ क्लियर होंगे, और 90 डेज़ ऑफ एप्लीकेशन विच एवर इज़ लेटर, जो लेटर इवेंट था उसके ऊपर हम क्या होंगे, डी रजिस्टर्ड जो है वो हो रहे होंगे। हमने ये सारा प्रोसीजर जो है वो पढ़ा हुआ है। फिर है जी कमेंट, पार्ट सी कमेंट, वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। बताएं क्या रजिस्टर्ड होना चाहेंगे। कहते जी, मिस्टर याहिया इज़ अ होल सेलर एंड हिज एनुअल बिजनेस टर्न ओवर इज़ 4.9 मिलियन। जाहिर सी बात है, एक होल सेलर है और वो रजिस्टर्ड होगा, तो ऐसे इस बंदे को जो है वो रजिस्टर्ड होने की नीड जो है वो होगी। Braji, Mr. Ishaq is planning to import raw material for business use. The annual imports are estimated at 3 million. हमें पता है कि आपने imports करनी है, imports के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड जो है वो होना पड़ेगा। फिर जी, मिस्टर परवेज इज़ अ कमर्शियल एक्सपोर्टर, ऑल हिज बिजनेस परचेजेस आर अदर एग्जाम सप्लायर्स और फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। देखिए, एक्सपोर्टर को चाहिए होता है बेसिकली रिफ़ंड, रिफ़ंड उसका चाहिए है जिसका उसने इनपुट टैक्स पे किया होता है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम सप्लायर्स खरीदा, टैक्स कोई पे नहीं किया, या इसने खरीदा है अनरजिस्टर्ड है तब भी टैक्स कोई पे नहीं किया, तो इस बंदे को चूंकि रिफंड मिलना ही नहीं है, तो इसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है। फिर फ़रूक इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंज्यूमर गुड एंड हिज एनुअल टर्न ओवर इज़ 15 मिलियन। भाई डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड होना लाजमी है। फिर मिस्टर रफ़ीक इज़ अ मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स, हिज एनुअल टर्न ओवर इन 12 टैक्स पीरियड वॉज बिलो 10 मिलियन। हाँ, आप देखें, कैंडल्स बना रहा है, तो कैंडल्स का मैं एज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि ये बंदा कैंडल्स बना रहा है, मैं एज्यूम कर सकता हूँ ये घर में बना रहा होगा, तो ये फॉल करेगा किस में, ये फॉल करेगा कॉटेज इंडस्ट्री में। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री का टर्नओवर जो है वो 8 मिलियन से कम होना चाहिए, इसका तो 10 मिलियन से कम है, तो इसका मतलब ये कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल नहीं कर रहा, तो इस बंदे को फिर क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड जो है वो होना पड़ेगा। प्रिया जी, where for any valid reasons the value of supply or the amount of sales tax mentioned in the sales tax invoice issues was changed, the supplier shall issue a debit or credit note. Discuss the rule relating to the adjustment of input and output tax on the issuance of debit or credit note as specified in the sales tax rule. जब हमने डेबिट क्रेडिट नोट पढ़ा था, उसकी वीडियो में हमने रूल्स डिस्कस किए हुए थे कि अगर आपकी वैल्यू सप्लाई कम हो रही हो तो विद इन 180 डेज़ जो है कॉरस्पॉन्डिंग अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, अपना डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो क्या कर रही होगी, इशू कर रही होगी। सारा कुछ हमने डिस्कस आउट किया था ये। उसके बाद है स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड बाय पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। हमने पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स जो हैं वो 6 ईयर्स तक जो हैं वो उसने क्या करने हैं, वो रिकॉर्ड करने मेंटेन करने होंगे इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल एंड फिजिकल फॉर्म, जिसमें सारे रिकॉर्ड की लिस्ट जो है वो हमने पढ़ी थी। आपको कहा था कि जो रिकॉर्ड्स का चैप्टर का पहला सेक्शन है, पहला पेज वो है आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। फिर लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग। हमने पढ़ा था गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट टू ईरान, अफगानिस्तान एंड चाइना, और गुड्स एक्सपोर्टेड बट री इम्पोर्टेड, इनके ऊपर हम कभी भी जीरो रेटिंग चार्ज नहीं कर रहे होते, ये हमने पढ़ा था।
फिर जी स्टेट द सिचुएशन व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो 7-8 सवाल हमने किए थे कि अगर इनपुट टैक्स जो है वो आप कैश में पेमेंट कैश में पे हुई है, पेमेंट नॉट मेड विद इन बैंकिंग कैनल, पेमेंट अगर टाइम बार्ड हो गई, अगर आपका इनवाइस के ऊपर नाम एंट्री नंबर मेंशन नहीं है, आपकी फ़ेक इनवाइसेस है, या उसके अलावा आप कह सकते हैं आपका डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई है, या आपने जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो आप सबमिट नहीं कर पाए, या सप्लायर ने ट्रेजरी में टैक्स जमा नहीं करवाया, तो ये वो रीज़न हैं जिसके ऊपर हम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फिर है जी एक्सप्लेन वेदर मिस्टर रिजवान कैन इशू क्रेडिट नोट इन द मंथ ऑफ सितंबर 2010 अंडर सेल्स टैक्स रूल 2006। That Mr. Rizwan, a sales tax registered person, is carrying on business in the name of Rizwan Enterprises. On 15 February 2010, he sold certain goods to his customer against which he intends to issue credit note in the month of February. अब सेलर है, हमने ये भी सवाल लेक्चर्स पे पढ़ा था लेकिन फिर हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज दिस केस सिनेरियो है। सेलर जो है वो क्या इशू कर रहा है क्रेडिट नोट, इसका मतलब सेल्स रिटर्न्स हैं, सेल्स रिटर्न्स हैं तो हमारी वैल्यू सप्लाई जो है कम हो रही है, इसका मतलब हमारा सेल्स टैक्स जो है वो भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। इस पर हमने पढ़ा था कि अगर ये वाला सीन हो तो विद इन 180 डेज़ ऑफ इनवाइस जो है वो आपने इशू करना है। तो इसने किया था फरवरी में 15 फरवरी तो हम डेज़ काउंट करते हैं फरवरी का 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, क्योंकि ये 10 है तो लीप ईयर है तो ये आ जाएंगे हमारे पास फेब के 15 डेज़ आ जाएंगे। उसके अलावा मार्च के हमारे पास आ जाएंगे 31 दिन, अप्रैल के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, मई के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, जून के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, जुलाई के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, अगस्त के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन। सर ये तो 180 डेज़ क्रॉस हो चुके हुए हैं तो इसका मतलब ये आफ्टर 180 डेज़ है, तो इसका मतलब आफ्टर 180 डेज़ ये बंदा जो है ये अपना इनपुट टैक्स कभी अपना ये क्रेडिट नोट जो है वो इशू नहीं कर सकता। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। सर ये हमने बड़ा क्लियरली पढ़ा था, इस पे एक हमने रूल पढ़ा था लोकल का, एक हमने इसमें रूल पढ़ा था इंपोर्ट्स का। लोकल का रूल क्या था, जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है, जो हमारा क्या है टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें हम 3 चीज़ें जो हैं वो देखते थे, डैट वाज गुड्स अवेलेबल, कब हमने गुड्स अवेलेबल की, गुड्स डिलीवर्ड और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, वो उसी रेट पे लगाएंगे। इंपोर्ट्स के केस में था जब हमारा गुड्स डिक्लेरेशन प्रेजेंट हो जाएगा उस रेट के ऊपर, और इसके बाद हमने इस रूल की एक्सेप्शन भी देखी थी कि अगर हमने गुड्स डिक्लेरेशन एडवांस में जमा करवा दिया तो जो हमारा डेट ऑफ मैनिफेस्ट होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जमा करवा रहे होंगे। और अगर हमारे वेयर हाउस में गुड्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं और अगर हम वहाँ पे नहीं कर सकते तो अगर हम उसको विद इन क्लियर नहीं करवाएंगे 7 डेज़ में, तो आफ्टर 7 डेज़ जो भी रेट होगा उस पर हम क्या कर रहे होंगे, उसको चार्ज कर रहे होंगे। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस आउट जो है वो कर लिया था। उसके बाद एक्सेस टैक्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इस पर हमने पढ़ा था कि अगर बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर पे पास नहीं हुआ तो फिर तो वापस कर सकते हो, अगर बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर पे पास हो गया है फिर आप वापस नहीं कर सकते, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास था in each of the above situation advise the management about the value supply on which sales tax would be levied under the provision of sales tax act 1990। जब मैंने आपको वैल्यू सप्लाई का टॉपिक पढ़ाया था हमने वहाँ पर ये सवाल डिस्कस किया था, बट स्टिल इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। कहता है जी समद कॉर्पोरेशन स्पेशलाइज सप्लाई स्पेशलाइज मटीरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल कंसर्न, द कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। सप्लाई ऑफ मटेरियल 3 मिलियन का ABL को, इट हैज़ बीन ग्रांट एग्रीड दैट ABL वुड सेटल द ट्रांजैक्शन प्राइस बाय 1.5 मिलियन कैश इन बैलेंस अमाउंट बाय यूज द इंपोर्ट कोटा। मार्केट प्राइस जो है वो 3.5 मिलियन का हमने पढ़ा था। जो अगर इन काइंड अगर हमारी गुड्स हों तो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो हमेशा क्या होती है, जो ओपन मार्केट प्राइस है। अब जो ओपन मार्केट प्राइस जो है वो 3.5 मिलियन है तो हम 3.5 मिलियन ही क्या करेंगे, वैल्यू सप्लाई कंसिडर करेंगे। फिर सप्लाई ऑफ मटेरियल टू DML लिमिटेड एट डिस्काउंट प्राइस ऑफ 6.8 मिलियन के हमने उसको 6.8 मिलियन का क्या किया है, सेल किया है। ड्यू टू पर्टिकुलर रिलेशनशिप DML हैज़ बीन अलाउड अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15%। ये 15% डिस्काउंट के बाद है, इसका मतलब ये 85% को शो कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। हालांकि नॉर्मल बिजनेस डिस्काउंट कितना है, 8% का है। तो हम इसका कितना ले लेंगे, हम इसका 92% ले लेंगे, तो मेरे पास जो है इसकी वैल्यू सप्लाई आ जाएगी कि मेरी वैल्यू सप्लाई जो है वो इतनी बन रही होती है।
उसके बाद है जी सप्लाई ऑफ 20 टन्स ऑफ मटेरियल फॉलोइंग अंडर थर्ड स्केड्यूल टू BML एट अ होलसेल प्राइस ऑफ ₹138,000 पर टन, द रिटेल प्राइस इज़ 150,000 पर टन। हमें पता था जब पढ़ के आए हैं जो थर्ड स्केड्यूल होती है वो हमेशा किसके ऊपर जाती है, वो हमेशा हमारी रिटेल प्राइस के ऊपर जा रही होती है। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, हम इसको 150,000 पर टन के ऊपर ही कंसिडर कर रहे होंगे। फिर जी अगला सवाल, लिस्ट डाउन द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन ऑन द डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर इन द इवेंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू सप्लाई अंडर द सेल्स टैक्स रूट। तो क्या पर्टिकुलर्स होंगे, नेम, NTN और जो सप्लायर होगा उसका नाम, बायर का नेम NTN लिखा होगा, जो वैल्यू है वो लिखी होगी, ओरिजिनल इनवॉइस, रिवाइज इनवॉइस, डिफरेंस, ये जो है हमने क्या किया होगा, मेंशन किया होगा। उसके अलावा ऑथराइज साइन, सिग्नेचर और सील जो है ये बीच में होगा। तो ये इसके पर्टिकुलर्स हैं, ये हमने लिखने हैं। उसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, ऑल्सो स्टेट द प्रोसीजर फॉर डी रजिस्ट्रेशन एज इन्यूमरेटेड इन द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सर ये सेम सवाल है, अभी हमने डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है मिस्टर गोहर हैज़ रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ही इज़ एंगेज इन द एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिफोर फाइलिंग द फर्स्ट रिटर्न ही विशेज़ टू obtain एडवाइस ऑन द फॉलोइंग मैटर। वो उसको इस मैटर्स के ऊपर क्या करनी है, एडवाइस जो है वो चाहिए। पहला है एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफंड इफ़ इनपुट टैक्स इन पेड इज़ इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स। हम पढ़ के आए थे कि अगर हमारा इनपुट टैक्स ज़्यादा पे हो जाए आउटपुट टैक्स से तो ये रिफ़ंड नहीं होता, बल्कि हम क्या कर लेंगे, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, हम इसको अगले मंथ में क्या करेंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे। बिकॉज हमारा रूल जो है वो है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, फिर जो हमारा आउटपुट टैक्स है उसका 90% और एक्चुअल इनपुट टैक्स विच एवर इज़ लोअर वो एडजस्ट होता है। फिर कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स एज इंडिकेटेड इन द रिटर्न। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपके सस्पेंशन आपके हो सकती है, आपको शॉक नोटिस जो है वो इशू हो जाएंगे, ये चीज़ें आती है। कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन एंड फाइनल एडजस्टमेंट। प्रोविजन एडजस्टमेंट क्या होती है, जो हम हर महीने रिटर्न जमा करवाते हैं, जो हम अप्रोचिमेंट करते हैं, जो मंथली एडजस्टमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी प्रोविजनल एडजस्टमेंट कहलाती है। और जब हम एनुअल रिटर्न में करती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी फाइनल एडजस्टमेंट जो है वो कंसिडर हो रही होती है। उसके बाद है Zmurd is engaged in the manufacture and sale of taxable as well as zero rated products. As a tax consultant advise Zmurd on the following matters: the condition that need to be satisfied for the adjustment of input tax against the output tax liability। हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर आपने लेना है इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, उसके ऊपर आपका नेम, आपका NTN नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर पेमेंट की है, पेमेंट जो है वो आपकी बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए। नंबर 3, जो हमने कहा था कि आपने अगर पेमेंट नहीं की तो पेमेंट 180 डेज़ में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, आप इनपुट टैक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है एनी 7 सिचुएशन इन विच इनपुट टैक्स इज़ नॉट अलाउड। अभी ये सेम सवाल जो है हमने भी डिस्कस किया है, ऊपर इनपुट टैक्स किन कंडीशन में अलाउ नहीं होगा, वो सेम क्वेश्चन है। द रेमेडी अवेलेबल टू हर इफ़ शी फेल्स टू एडजस्ट इनपुट टैक्स इन द पीरियड इन विच इट इज़ पेड। अगर आप किसी पीरियड का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते तो आपके पास टाइम पीरियड है, डैट इज़ नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स का। इसका आपके पास नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स का टाइम है, आप इसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द गुड्स दैट शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 0% अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें वो आ जाती हैं। उसके अलावा आपके पास जो लोकल सप्लाइज टू डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो इसमें आ जाती है। कंजम्पशंस अब्रॉड के लिए जो आप चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो इसमें आ रही होती हैं। EPZs को आप सप्लाई कर रहे हैं वो इसमें आ रही होती हैं, तो ये गुड्स आती हैं इसमें, मोस्टली एक्सपोर्ट्स हैं। बताएं कौन सी गुड्स ऐसी हैं जिसके ऊपर जीरो रेटिंग नहीं मिलेगी। गुड्स हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, गुड एक्सपोर्ट बट री एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट टू ईरान, अफगानिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान बाय लैंड रूट जो है ये इसमें फॉल नहीं कर रही होती। उसके बाद है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेजर अंडर आइडेंटिफाई द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
कहते जी ऑन 1 अगस्त 2012 सारा रजिस्टर्ड हर सेल्फ अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। मंथली रिटर्न है, मंथली रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ होगी, डेट इज़ 15 सितंबर इसकी ड्यू डेट बन रही है। फातिमा फाइल द रिटर्न ऑन जुलाई 2020 ऑन 10 अगस्त 2012। शी वांट्स टू रिवाइज हर रिटर्न टू करेक्ट सर्टेन एरर्स विद इन 60 डेज। जो है आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। Amna Engineering Limited is registered under the Sales Tax Act 1990 and AEL funds to file annual sales tax return year ended 30 जून 2012। तो इसकी ड्यू डेट जो है 30 सितंबर होगी। आबदा wants to de-register herself with effect from 30 सितंबर। तो जिस दिन उसने डी रजिस्टर की एप्लीकेशन दी है और 90 डेज़ जब उसके ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे विच एवर इज़ लेटर, वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वो जो है डी रजिस्टर हो रही होगी। उसके बाद है डिटर्मिन हलीमा's liability in above situation, also explain whether it would have been to her advantage if she had paid the amount before issuance of shockers notice। This is one of the great question, this is one of the great question जो है आप कह सकते हैं आपके पास पेपर में आया है, one of the greatest question आप इसको मान सकते हैं हमारे पास पेपर का। That is, while carrying out the sales tax audit of Halima, the Officer of Inland Revenue identified the deficiency in the amount of sales tax deposited by her. She acknowledged her deficiency but failed to deposit the balance amount. A shock cause notice was issued to her for the payment of balance amount। इसका जवाब जो है ना, ये है दिस टेबल, ये टेबल है, ये है इस सवाल का जवाब जो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस करना था कि बिफोर द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट जो भी टैक्स पे किया है प्लस डिफ़ॉल्ट चार्ज आप पे कर दीजिएगा। अगर आपको जो उसने टैक्स पॉइंट किया है प्लस 50% ऑफ पेनल्टी, आफ्टर इशुएंस ऑफ शॉकर्स नोटिस जो है जो टैक्स चोरी की है डिफ़ॉल्ट चार्ज और 100% ऑफ पेनल्टी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। दिस इज़ द टेबल, टेबल आपने बस क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। उसके बाद लिस्ट आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी हु आर कंसीडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरर। तो ये डेफिनेशन जो है मैन्युफैक्चर की वो आपने यहाँ पे क्या लिखनी है, कंसीडर आउट करनी है। उसके बाद है स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 सॉरी आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच अ रजिस्टर्ड पर्सन इज़ लाइबल टू बी अनरजिस्टर्ड। सेम क्वेश्चन। अब आप देख लें ये अनरजिस्टर्ड वाला क्वेश्चन जो है अभी तक हम आई गेस 4 टाइम्स जो है वो डिस्कस आउट कर चुके हुए हैं और स्टेप इन्वॉल्व इन द केस ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। तो यू कैन से डैट कि जो हमारे सेल्स टैक्स में डी रजिस्ट्रेशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्स टैक्स में जो हमारे पास डी रजिस्ट्रेशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 से 5 दफ़ा सवाल आ चुके हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं, तो मेरे ख्याल से चौथी दफ़ा मैं सवाल ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट रूल्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके ऊपर ना सिर्फ आपने ये चीज़ लिखनी है। अगर आप रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में जाएंगे, रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर्स में जाके आप लोगों ने सिर्फ ये वाला पैराग्राफ लिखना है, ये वाला ये रिकॉर्ड्स हैं और ये रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं। कहाँ कहाँ पे मेंटेन करने, जस्ट दिस इज़ द आंसर और कुछ नहीं है। उसके बाद है डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये भी आपको बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है क्या नहीं है। ये वाला टेबल जो है आपने ड्यू डेट लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे हमने ये पढ़ा हुआ है कि आप डेबिट क्रेडिट नोट जो है 10 तारीख तक जो है वो इशू कर देंगे, डाटा पर आप पिंच कर देंगे ताकि जो भी लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वगैरह करनी है डेबिट क्रेडिट नोट की वो कर सकता है। तो ये सारा कुछ जो है आप इसको 1 टाइम रीड करके इसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं आप उसको यहाँ पर नाइट डाउन कर दीजिएगा। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच अ डेबिट और क्रेडिट नोट में बी इशूड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। आपकी वैल्यू सप्लाई चेंज हो रही है, आपकी इनवॉइस वापस हो गई है, रिटर्न हो गई है, कोई भी ऐसा इवेंट जिससे आपकी ओरिजिनल इनवॉइस या रिटर्न में चेंजेस आ रही हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट इशू कर रहे होंगे। डिस्कस द कंडीशन अंडर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन में फाइल रिवाइज रिटर्न। देखें जी, रिवाइज रिटर्न आपने जानी है और आपने यहाँ पे जाना है रिवाइज रिटर्न में सिर्फ कंडीशंस लिखनी है। अब इसमें बच्चा है कि यार क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है। सर ये है, सिर्फ ये है कि भाई आपने रिवाइज रिटर्न कब करनी है, कैसे करनी है, सिर्फ आपने ये चीज़ जो है वो लिखनी होगी। तो इसके लिए सबसे बेहतर है आप इस फ्लो चार्ट को जो है वो याद कर लो, तो क्योंकि आपको ये सिखाया हुआ है तो आपके लिए जो है ज़िंदगी वो आसान हो जाए।
उसके बाद है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 टैक्सेबल एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन whether or not for profit you are required to specify the activities that are specifically included or from the above definition। तो जो टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और जो एक्सक्लूडिंग में बताया था कि ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो हॉबीज़ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं वो, और वो तमाम सर्विसेज जो अंडर आप एम्प्लॉयमेंटशिप दे रहे होते हैं, वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन रही होती। उसके बाद है लिस्ट द पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, सेम क्वेश्चन है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, अभी हम ये ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, तो ये है। उसके बाद देर आर सर्टन फूड्स आइटम्स इन द इन्वेंट्री ऑफ XYL लिमिटेड विच वर रिटर्न बाय द कस्टमर आफ्टर द एक्सपायरी डेट। डिस्कस द प्रोसीजर विच मस्ट बी फॉलोड अंडर द सेल्स टैक्स रूल्स 2006 इफ XYL विशेस टू डिस्ट्रॉय दिस आइटम। ये हमने टॉपिक पढ़ा था गुड्स अनफिट फॉर कंजम्पशन का। अगर गुड्स आपकी अनफिट फॉर कंजम्पशन है, अगर आपको वापस हो गई है, तो डिपार्टमेंट की सुपरविजन में आप क्या करेंगे, आप उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। उसका जो इनपुट टैक्स जो आपने क्लेम किया होगा वो सारा क्या हो जाएगा, आपका इनएडमिसिबल कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद है अगला सवाल है स्प्रिंग 15 अगस्त सलीम इज़ रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस under the provision of Sales Tax Act 1990 and rules made under advise Saleem on the following matter। any strict situation in which input tax is not allowed, सेम सवाल कर लिया है। एक्सपोर्ट विच आर आउटसाइड द प्रोविजनल रेटिंग, सेम सवाल कर लिया है। एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर अ रिफंड इफ इनपुट टैक्स इज पेड इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स, ये भी सेम पढ़ के आए हैं। इनपुट टैक्स आपको रिफंड नहीं होगा, बल्कि आप क्या करेंगे, आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फंड एडजस्टमेंट, जो हम हर मंथ के रिटर्न से एडजस्टमेंट करेंगे वो हमारी कहलाएगी प्रोविजनल एडजस्टमेंट, जो हम एनुअल करेंगे वो हमारी क्या कहलाएंगी, फंड एडजस्टमेंट कहला रही होगी। उसके बाद है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इनपुट टैक्स डेफिनेशन, सप्लाई डेफिनेशन, ये हमने सेम कर लेना, ये आप कर लीजिएगा, इसको हम डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बाबर एसोसिएट हु इज़ रजिस्टर्ड विद द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर सेल्स टैक्स पर्पज हैज़ सप्लाइड अ हैवी ड्यूटी मोटर टू मुबारक इंटरप्राइजेज ऑन 1 month क्रेडिट। ये सवाल वैसे हमने जब डेबिट क्रेडिट नोट पढ़ा था उसकी वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, बट सेम सवाल देख लेते हैं क्या है और क्या नहीं है। However, due to sharp decline in the petroleum prices, the price of motor has reduced by 10% in the local market। कीमतें जो है मार्केट में गिर गई हैं। Upon request from Mubarak Enterprises, Babar Associate has finally agreed to reduce the price by 8%. In view of sales tax rules 2006, describe the procedure which may be followed by both parties to give effect to the above price change। बताएं जी क्या प्रोसीजर्स जो हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे इस प्राइस चेंज के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप क्या इशू करेंगे, आप अपना डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो इशू करेंगे। बाबर एसोसिएट चूँकि सेलर है जो बेच रहा है बाबर एसोसिएट, तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो क्रेडिट नोट इशू करेगा विद इन 180 days ऑफ इनवाइस। जो रीज़न ऑफ रिटर्न जो रीज़न है वो स्पेसिफाई किया जाएगा। ओरिजिनल इनवाइस रिवाइज इनवाइस का डिफरेंस जो है वो लिखा जाएगा, और वो जो आपकी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसके साइन सिग्नेचर जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो हम इसमें क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनलैंड रेवेन्यू मे रिकवर द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट इशूइंग हिम अ शो कॉज नोटिस। एंड आई रिपीट कि ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट था, जब हमने मैंने बकायदा यहाँ पे स्पेशली बुक पे हाईलाइट करके इसको आपको हाईलाइट भी करवाया था कि भाई ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ ये आपने लिखना है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अपना टैक्स जो है वो कम पे किया है और उसके रिटर्न में इंडिकेट हो जाए, तो कमिश्नर जो है वो क्या कर सकता है, उसके गुड्स को स्टॉप वगैरह करके उसके बैंक अकाउंट्स जो है वो अटैच करके उसका टैक्स जो है वो क्या करवा सकता है, विदाउट नोटिस रिकवर करवा सकता है। उसके बाद है हमारे पास रूल्स रिलेटिंग टू चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर अदर देन चेंज ऑफ बिजनेस कैटेगरी। ये हमने पढ़ा था, अगर आप पे कोई भी चेंजेस हो रही हैं कैटेगरी के अलावा, जैसे बैंक अकाउंट चेंज हो रहा है आपका बिल चेंज हो गया, इस तरह के चेंजेस जो है वो हमारी अगर आ रही है, तो विद इन 14 days ऑफ डैट चेंज आप क्या करेंगे, आप कमिश्नर को स्पेसिफाई करेंगे और कमिश्नर को स्पेसिफाई कर देंगे और वो सिस्टम अपग्रेड कर देगा। अगर वो आप सिस्टम अपग्रेड नहीं करता, और सॉरी आप सिस्टम को स्पेसिफाई करेंगे वो अपग्रेड कर देगा। अगर सिस्टम अपग्रेड नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे, आप कमिश्नर को जब अप्लाई करेंगे वो 3 दिन में क्या करेगा, आपका वो अपग्रेड करवा देगा।
उसके बाद है व्हाट एविडेंस अ पर्सन में बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इफ़ ही इज़ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चर ऑन शेयर्ड प्रेमिसेस। तो आपको लिए क्या चाहिए होगा, आपको रेंटल एग्रीमेंट जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। आपको जो आपका डिमार्केशन सर्टिफिकेट है कि हदूदबंदी क्या है क्या नहीं है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। और बिल वगैरह का मीटर, भाई ये मीटर मैं इस्तेमाल करूँ ये नहीं कर रहा, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, briefly describe the concept of residual input tax and how it differs from residual input tax credit। देखें व्हाट इज़ रेजिडुअल इनपुट टैक्स, आपको ये टेबल में सिखाया था। ये वो इनपुट टैक्स है जिसको हम कहते हैं कॉमन इनपुट टैक्स। मतलब इस इनपुट टैक्स को हमने अपोर्शन करना है बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज, और जो अपोर्शन करने होने के बाद आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट कह रहे होते हैं। उसके बाद हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इन्यूमरेट एनी फोर फीचर डिस्टिंग्विशिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो रेटिंग फ्रॉम एग्जाम सप्लाईज। तो भाई इसका टेबल जो है वो सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है कि दीज आर एग्जाम सप्लाईज, दीज आर जीरो रेट सप्लाईज। इसका रिफंड मिलना है, इसका कुछ भी नहीं मिलना, इसके लिए इनवॉइस चाहिए, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसके लिए रजिस्टर्ड होना, इसके लिए आपने रजिस्टर्ड नहीं होना। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या करनी है, आपने बतानी होती हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स विच अ रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल एग्जाम सप्लाईज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट हिज बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। डिटेल्स नहीं, उसने रिकॉर्ड्स पूछे हैं। तो आपने क्या करना है, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे जाना है और ये सिर्फ ये रिकॉर्ड्स याद करने हैं कि भाई परचेज़ का, इंपोर्ट का, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, ये चीज़ें हैं हमें लिखनी चाहिए। जीरो रेटिंग का रिकॉर्ड, इनवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, गेट पासिस, डबल एंट्री अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ रिकॉर्ड, सारा कुछ आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको सिर्फ आपने रीड करना है 3 to 4 टाइम्स, आपके माइंड में रिटेन हो जाएगी। यही रिटेंशन आपको इनकम टैक्स में जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी मिलेगी। तो इसको 3 से 4 दफ़ा रीड आउट कीजिएगा, कॉमन रिकॉर्ड्स याद कर लीजिएगा, डैट विल बी इनफ फॉर यू। उसके बाद है under the provision of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, identify the circumstances in which a registered person is not allowed to reclaim or deduct input tax। सर ये भी मेरे ख्याल से मैं 5वीं दफ़ा सवाल डिस्कस कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट सवाल है। वही सेम कंडीशन है कि भाई फेक इनवाइसेस, डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो गई, इनवाइस के ऊपर नाम एनटीएन नंबर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें 5 से 6 याद कर लेनी है। डी रजिस्ट्रेशन सेम सवाल है, आपने इसको टेकअप कर लेना है। उसके बाद है ऑन 2 जून 2, ये बड़ा मजे का सवाल है, एडवाइस आबिद लिमिटेड इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स रूल्स 2006। कहता है जी ऑन 2 जून 2016 आबिद लिमिटेड इन एडवर्टेंटली इशू अ टैक्स इनवॉइस विद द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स अमाउंटेड टू ₹25,000। उसने गलती से टैक्स एक इनवॉइस इशू की जिसके ऊपर टैक्स कितना चार्ज हुआ था, 25,000 चार्ज हुआ था। हालांकि टैक्स होना कितना चाहिए था, टैक्स चार्ज होना चाहिए था 45,000। द एरर वॉज डिडक्टेड ऑन 15 फरवरी। एरर जो है वो कब हुआ था डिडक्ट, आपका 15 फरवरी को डिडक्ट हुआ था आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज़। हमने ये DCN में बड़ा वाजिया पढ़ा था कि अगर आपका किसी भी रिवीजन से सेल्स टैक्स बढ़ रहा हो तो आफ्टर 180 डेज़ आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लेकर चल सकते हैं। तो ये तो आपका एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है आपको फेस नहीं होगी। उसके बाद है ऑटम 17 का सवाल है, ज़ुबैर हैज़ रिसेंटली बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ज़ुबैर जो हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो क्या हुए हैं, वो रजिस्टर्ड जो है वो हो चुके हुए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम द फॉलोइंग मैटर। हमने उनको इन मैटर्स पे क्या करना है, एडवाइस जो है करना है। टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस आउट कर लिया। एलिजिबिलिटी फॉर अ रिफ़ंड इफ़ इस इनपुट टैक्स इज़ पेड, भाई बताया है, सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है कि कैरी फॉरवर्ड होगा, रिफ़ंड नहीं मिलना। कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर अ रिवाइज रिटर्न, सेम क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है। कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड फाइनल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये भी हमने डिस्कस किया है, तो सेम सवाल है। हाउ टू डील इन द रेट ऑफ टैक्स पेड, सेम भाई ये पूरा सवाल। ये कितने नंबर का है, 4 और 2 6 और 2 10 और 3 13 और 16,
ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम 2 से 3 दफ़ा जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 से 3 दफ़ा भी नहीं, ये मेरे ख्याल से ये 2 दफ़ा डिस्कस हो गया, ये 4 दफ़ा डिस्कस हो गया, ये कोई 5-6 दफ़ा डिस्कस हो गया। तो सेम क्वेश्चन है मेरे पास जो है वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिस्कस आउट कर लिया है। उसके बाद लिस्ट द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल where the taxable supplies are made to a person who has not obtained registration number, there shall be charged, levied and paid a further tax at the rate of 4% in value addition to the normal rate of 18%. इसका मतलब क्या हुआ, टैक्स रेट की एक्सेप्शन। तो भाई 4% किस पे चार्ज नहीं होता, हमने सिंपल सी बात है वो डिस्कस कर लिया, वो हमने देख लिया हुआ है। शुगर के ऊपर नहीं होता, सप्लाइज टू गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट इदारे, स्टैट्यूटरी इदारे, इनके ऊपर नहीं होता, रिटेल आइटम्स के ऊपर, एंड कंज्यूमर गुड्स के ऊपर नहीं होता। तो सर वो इसके एक्सेप्शन है, वो हमें लिखनी है। गुड्स एक्सपोर्टेड शेल बी चार्ज एट अ रेट ऑफ 0%, ये भी सवाल हमने कर लिया है, ये भी हमने जो है वो क्या कर लिया हुआ है, डिस्कस आउट कर लिया हुआ है। Explain the term temporary registration. Briefly discuss the right, obligation and responsibilities of a person who has obtained temporary registration. मैंने आपको ये सवाल जब हम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, दैट इज़ द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, एट दैट टाइम बताया था कि भाई ये सवाल आपने लिखना है, ये है सवाल और ये इसका जवाब है। देखिए उसने कहा है राइट्स आपके पास क्या हैं, आपके पास राइट्स हैं, ये आपके आ रहे हैं राइट्स। उसके बाद ऑब्लिगेशंस क्या हैं, आपने ऑब्लिगेशंस में आपके पास आएगा ये चेक, ये आपके ऑब्लिगेशंस में आता है कि आपने जमा करवाना है, और ये आपके क्या हैं, ये आपके ऑब्लिगेशंस में जो है वो आ रही है, और ये भी आपके ऑब्लिगेशन, आप इनवॉइस वगैरह इशू नहीं करेंगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी ये लिखेंगे कि भाई हमने कोई किसी किस्म की इनवॉइस जो है वो हमने मशीन्स जो है वो इंस्टॉल करनी है, और हमने कोई इनवॉइस जो है वो इशू नहीं करनी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो सेम सवाल, सिर्फ इसको आपने जाके क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है कि भाई ये चीज़ें, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, इसको आपको क्रैम करने की कोई नीड नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। मैन्युफैक्चरर है जिसकी मशीनरी इंस्टॉल नहीं है, वो इंस्टॉल करना चाह रहा है, जाकर टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा, 72 घंटे में इसको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा, 60 डेज़ के लिए होगी। भाई तुमने जो मशीन इंपोर्ट करनी है वो इंपोर्ट कर लो। वो आप क्या करेंगे, 4% का पोस्ट चेक जमा करवाएंगे कि हम 60 डेज मशीन इंपोर्ट कर लेंगे। मशीन हम इंपोर्ट करके हमने इंस्टॉल करनी होगी, अगर हमने टाइमली मशीन इंस्टॉल ना की तो हमारा चेक जो है वो क्या हो जाएगा, इन कैश हो जाएगा। और जब तक हम टेम्परेरी तौर पर रजिस्टर्ड रहेंगे, हम कोई इनवॉइस रजिस्टर नहीं करेंगे, हमें कोई क्लेम वगैरह नहीं मिल रहा होगा। तो ये चंद बातें जो है आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, तो पूरे मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद है ऑटोमेटिन का, under the sales tax 1990 and rules made there under briefly describe temporary sales tax registration। सर ये सेम सवाल है, इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा ये जो है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कितनी दफ़ा रिपीट होता, आप देखेंगे ना इस चैप्टर में एक है हमारे पास डी रजिस्ट्रेशन जो बहुत रिपीट होगा, एक हमारे पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, दो टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट आपको होंगे। फिर डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रूल्स एप्लीकेबल टू एग्जाम्ड एंड यूनिट सप्लाइज, वो सेम टेबल जो आपको सिखाया हुआ है आपने वही इसको प्रोड्यूस करना है। द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सेस एडिशनल अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये सवाल सेकंड टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि अगर आपका इंसिडेंस पास नहीं हुआ तो आप कस्टमर को रिटर्न कर दें, अगर इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स पास कस्टमर को हो चुका हुआ है फिर वो रिटर्न नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट आपको 1 रुपया भी वापस नहीं कर रही होगी। फिर है जी, where a commissioner of Inland Revenue having jurisdiction is satisfied that a registered person has issued fake invoices, evaded tax or committed tax fraud, he may suspend the registration of such person without prior notice pending further inquiry under the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder. State any 4 bases of such satisfaction which allow the commissioner to suspend the registration as described above। भाई याद करो, अगर बिज़नेस प्रेमिसेस में आप इसको एक्सेस देते, आप बिज़नेस रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करते, या आपके सब्सटेंशियल परचेजेस किसी सस्पेंडेड या ब्लैक लिस्टेड सप्लायर से है, या आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, या आप जो है आपकी एबनॉर्मल टैक्स प्रोफाइल है, तो इन बेसिस पे भी आप सस्पेंड हो सकते हैं। उसके बाद ब्रीफली डिस्कस द सिचुएशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कब इनको रजिस्टर होना पड़ेगा? कॉटन इंडस्ट्री,
जब उसका क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, मतलब उसका अगर टर्न ओवर 8 मिलियन से ऊपर हो गया, अगर लेबर 10 में से ऊपर चली गई है, या किसी इंडस्ट्रियल कनेक्शन में डील कर रहे हैं, देन ये लोग क्या होंगे, देन ये लोग रजिस्टर्ड होंगे। रिटेलर जब वो स्पेसिफाइड रिटेलर में आ जाएगा तो ये रजिस्टर्ड होंगे। Under the provision of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, identify the circumstances in which a person liable to be deregistered। सेम सवाल है, अभी बहुत सवाल आ चुका होगा। उसके बाद है एडवाइस द फाइनेंस डिपार्टमेंट अबाउट द सेल्स टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन BPL's फर्स्ट सेल्स टैक्स रिटर्न। हमने एडवाइजरी जारी करनी है। कहता है जी, बशीर प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2019, रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 1 फरवरी 2019। BPL is in the process of submitting its first sales tax return for the month of February, जो एंड होगा 28 फरवरी 2019 को। द फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विच टुक प्लेस। उसने ये हमें कुछ ट्रांजैक्शन बता दी जो यहाँ पे हो रही हैं। गुड कॉस्टिंग ₹5 million वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। 80% ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द 1 फरवरी 2009। सप्लायर चार्ज सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। हमने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा था, आपको याद होगा, that is purchase of stock before registration। आप अगर आप रजिस्टर्ड होने से पहले आपने कोई स्टॉक लिया है, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो 80% ऑफ द गुड्स, आप 30 डेज पहले ही स्टॉक लिया था, अब आप रजिस्टर्ड हो गए हैं। 80% ऑफ द गुड्स अनसोल्ड है, तो जितना फिजिकली वेरीफाइबल स्टॉक होगा डेट इज़ 80%। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस पेमेंट ऑफ ₹2.5 million वॉज रिसीव ऑन 15 जनवरी फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। गुड्स जो हैं डिलीवर हुई हैं 2019 में। तो ठीक है, हमने यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई का एक कंसेप्ट पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब आपकी एग्जाम्पशन विड्रॉ हो, आप उस महीने में अपना टैक्स चार्ज करेंगे। क्योंकि हम जनवरी में हम रजिस्टर्ड नहीं थे, लेकिन हम फेब में रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो अब हम इस पर क्या करेंगे, सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है आपने। यहाँ पे आपने क्या किया है, आपको पेमेंट मिली है, गुड्स आप बाद में दे रहे हैं, तो आपकी सेल्स जो है वो फेब में रिकॉर्ड हो रही है। और जनवरी में तो आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, लेकिन अब रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आप आउटपुट टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। बिकॉज डिपार्टमेंट को किससे कंसर्न है, टैक्स की कलेक्शन से कंसर्न है। उनको टैक्स आएगा और आपके लिए क्या होगा, उनके लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्शियल पेमेंट्स रिसीव इन द एडवांस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड इन विच बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर आपके सप्लायर्स बोथ मंथ्स में टैक्सेबल हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम्प्ट है तो जिस महीने में एग्जाम्पशन विदड्रॉ होगी उस महीने में आप उसको कंसिडर करेंगे। ये हमने टाइम ऑफ सप्लाई में बड़ा वाजिया तौर के ऊपर जो है वो क्या किया था, हमने इसको पढ़ा था। फिर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग टैक्स पीरियड। भाई ये भी सवाल मेरे ख्याल से मैं कुछ चौथी दफ़ा डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमने पढ़ लिखा था लोकल का और इम्पोर्टेड का रूल हमने डिस्कस किया था, तो वही इसमें आ रहा होगा। फिर सर्टन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर एज दे आर अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड द सेलर हैज़ नो ऑप्शन बट टू डिस्ट्रॉय देम। अभी हमने ये भी सवाल पढ़ा था। सेम प्रोसीजर है अनफिट फॉर कंजम्पशन का, कि हम इसको डिपार्टमेंट के सुपरविजन में क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो भी हमारा इनपुट टैक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद है हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉलोइंग सेल्स टैक्स रिटर्न, ऑल्सो मेंशन द ड्यू डेट। मंथली रिटर्न एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ड्यू डेट 15 तारीख होती है। फाइनल रिटर्न जो बंदा डी रजिस्टर्ड होगा वो है 90 डेज ऑफ एप्लीकेशन और ड्यू डेट विच क्लियर। स्पेशल रिटर्न जिसको कमिश्नर कह दे वो। एनुअल रिटर्न हर कंपनी जो है वो क्या करेगी, जमा करवाएगी। इसकी ड्यू डेट जो है वो 30 सितंबर होती है। उसके बाद है जी, रहील एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रन द गवर्नमेंट शॉप इन द पोश एरिया ऑफ कराची। ही हैज़ रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द कमीशन इनलैंड रेवेन्यू रिक्वायरिंग हिम टू रजिस्टर विद द सेल्स टैक्स अथॉरिटीज विद इन 30 डेज। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर एडवाइस रहील रिगार्डिंग द फॉलोइंग। वेदर द कमिश्नर इज़ जस्टिफाइड इन इशूइंग द नोटिस टू हिम। भाई कमीशन जस्टिफाइड है, आप एक पोश एरिया में बैठे हुए हैं, तो आप हैं भी कौन, रिटेलर हैं। और आपके अगर पोश एरिया में रिटेलर हैं, अगर आपका बिजली का बिल ही 1.2 मिलियन से ऊपर हो गया, आपको होना पड़ेगा रजिस्टर्ड। अगर आपका एयर कंडीशन दुकान है, आपको होना पड़ेगा रजिस्टर्ड। तो भाई नोटिस के लिए तो वो जस्टिफाइड है, तो ये तो ठीक है।
वुड इट नेसेसरी फॉर हिम टू रिस्पॉन्ड टू नोटिस? भाई आपके लिए नोटिस का रिस्पॉन्ड करना नेसेसरी है। अगर आप नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो आपको कंपल्सरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर सकता है। अगर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का भी नोटिस रिस्पॉन्ड नहीं देंगे तो आपके अगेंस्ट जो कोर्स इफेक्शंस है वो हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट सीज हो सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी जो है उसका ट्रांसफ़र जो है वो बंद हो सकता है, इवन आपका कारोबार बंद करवा देंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ के आई हैं, तो नोटिस का रिस्पॉन्ड करना लाजमी है। उसके बाद है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्प्ट एंड एक्सक्लूडेड। सेम सवाल हमने कर लिए। हाउ अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इनलैंड रेवेन्यू मे रिकवर द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स विदाउट प्रायर नोटिस? सेम क्वेश्चन है ये, आई गेस 3 दफ़ा हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोविजनल एडजस्टमेंट ये भी हमने डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से ये भी हम 5 से 6 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं अब हमारे क्वेश्चन जो हैं वो किसके ऊपर आ गए हैं, वो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेशंस के ऊपर आ गए हैं। हम इनको बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। Sun Associate has recently been registered under the Sales Tax Department 1990 under the Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder. Identify the documents. ये सवाल भी जब हम पढ़ रहे थे हमने सवाल जो है वो डिस्कस आउट किया था। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, जिसके ऊपर आपका एनटीएन नंबर लिखा होना चाहिए। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में आपके पास कुछ डिक्लेरेशन, ऑक्शन के ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रेजरी चालान जो है वो होना चाहिए। स्टेट द रिक्वायरमेंट्स रिटेंशन टू द रिकॉर्ड्स, ये आपको 6 ईयर्स तक क्या करने हैं, रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने पास मेंटेन करने हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपके, ये वाला सवाल मुझे आज भी याद है। दैट इज़ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है हमारे सिलेबस पास्ट पेपर्स का। फिर है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड अंडर डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज विच आरए मे हैव फेस टू issuance of fixed tax invoice. Rapid Associate has been registered under the Sales Tax Act 1990 since 2014. During the month of June 2020, RA issued fake sales tax invoice अमाउंटिंग टू ₹5 million टू वन ऑफ इट्स कस्टमर। उसने एक जो है वो क्या किया है, वो फेक इशू कर दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस RA हैज़ ऑलवेज बीन इन कंप्लायंस विद ऑल द रेगुलेशन ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, तो भाई आपने फेक इनवॉइस इशू की है तो आप क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली सस्पेंड हो जाएंगे। और आपका जुर्म साबित हो गया तो आप क्या होंगे, ब्लैक लिस्ट होंगे। आपको फ़ाइन, जुर्माना, पेनल्टी जो है वो सारी क्या होगी, पढ़नी पड़ेगी। सस्पेंशन, उसके बाद क्या होंगे, हमारी ब्लैक लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद ये वाला सवाल, ये है जी वर्स्ट सवाल पास्ट पेपर में एग्जामिनर कमेंट का सब मुताबिक वन ऑफ द वर्स्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस का, सबसे लोविंग पासिंग परसेंटेज जो है वो इस सवाल की उसने हमें क्या की है, गिवन की है। कहता है इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 and rules made thereunder, briefly explain as to the chargeability adjustment of sales tax act in each of the following independent matters। ये हमने ड्यूरिंग लेक्चर्स, ड्यूरिंग वीडियोस डिस्कस किया हुआ है इसको, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये वर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के पर्सपेक्टिव पे। सवाल क्या है, एक्सप्लेन करना है क्या इनकम टैक्स चार्ज होगा या इनकम टैक्स एडजस्ट होगा या नहीं होगा। इन इंडिपेंडेंट मैटर्स में हमने क्या करना है, बताना है। कहता है जी फ्री प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू कंपनी CEO एज पर टर्म्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी सप्लाई का पार्ट बनेगा, आप उस पर क्या करेंगे, सेल्स टैक्स का चार्ज करेंगे एज पर सप्लाई डेफिनेशन। फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड अंडर वारंटी। हमने कहा था अंडर वारंटी जो फ्री रिप्लेसमेंट होती है सप्लाई कंसिडर नहीं होती। पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल बाय वन ऑफ इट्स डायरेक्टर यूजिंग हिज ऑन क्रेडिट कार्ड। हमने क्लियरली पढ़ा था कि आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है, आपने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं की, आपने पेमेंट कर दिया पर्सनल अकाउंट से, सर ये भी कंसिडर नहीं होगा। फिर टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट टू अ कस्टमर एट अ प्राइस इंक्लूसिव ऑफ मार्कअप। हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है कि मार्कअप नहीं आएगा, तो मार्कअप को हम एक्सक्लूड करेंगे, उसके अलावा जो है हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे। फिर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटन इंडस्ट्री, सप्लाई बाय अ कॉटन इंडस्ट्री, आई एम रिपीटिंग, सप्लाई बाय अ कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हो सकता बिकॉज दे आर एग्जाम्प्ट, वो टैक्स नहीं ले सकते। मटीरियल परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, क्लियरली पड़ा था इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सकता।
इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर रिटेल आउटलेट, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कैश रजिस्टर इज़ द ओनली इक्विपमेंट जिसके पर हमने टैक्स पे किया होगा, हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये सवाल है, इजी सवाल है, बट वर्स्ट अटेम्प्टेड सवाल की कैटेगरी में ये हमारा आता है। फिर जी अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स में अंडर ब्रीफली डिस्क्राइब टेम्परेरी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, ऑल्सो स्टेट द ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सर सेम सवाल है जिसको अभी हमने डिस्कस आउट किया, तो आपको मतलब सेम सवाल हम बार बार लेके आ रहे हैं। लाइक ये एक यूनिक सवाल था, उसके अलावा बाकी सारे सवाल अब हमारे रेपिटेशंस पे आ रहे हैं। देखें ना, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर ब्रीफली डिस्कस हाउ एंड अंडर व्हाट सिचुएशन इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकवर द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम अ पर्सन विदाउट इशूइंग अ शॉर्ट फॉर्म नोटिस। आई गेस अभी 5वीं दफ़ा सवाल डिस्कस हो रहा है जबकि हम सवाल डिस्कस करके आ रहे हैं, तो सेम सवाल है ये भी, इसमें लाइक कोई इसमें ऐसा कोई न्यूनेस नहीं है, सेम क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा टैक्स एंड कैपेसिटी टैक्स, कैपेसिटी टैक्स जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर सेल्स। एक्स्ट्रा टैक्स जो हम चार्ज कर रहे होते हैं इन एडिशन टू 18%, वो हमारा एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो आ रहा होता है। ठीक है। फिर जी ऑन 4 फरवरी 2021 इट वॉज रिवील्ड टू फहद दैट ही इनएडवेंटेडली रिपोर्टेड एन आउटपुट सेल्स टैक्स ऑफ ₹23,000 इन अ टैक्स इनवॉइस इशूड ऑन 5 जुलाई 2020 टू अ कस्टमर इंस्टेड ऑफ 72,000 इन हिज सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर 2 जुलाई 2020। In the light of Sales Tax Act 1990 and rules measure under advise how Fahad can rectify this error। भाई साफ सीधी बात है, आपने 27,000 का टैक्स चार्ज कर दिया, हालांकि आपको करना था 72,000 का टैक्स चार्ज करना था। आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, आपका सेल्स टैक्स बढ़ रहा है। तो रिमेंबर याद रखिएगा, आफ्टर 180 डेज़ भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसको आफ्टर 180 डेज़ एडजस्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, चूँकि सप्लायर है, सप्लायर की सप्लाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ रहा है, तो ये डेबिट नोट इशू कर रहा होगा। ये चीज़ हमने डिस्कस आउट की हुई है। फिर फॉलोइंग आर द इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय डिफरेंट इंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022 इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर स्टेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई का जब टॉपिक पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाते हुए ही मैंने आप लोगों को ये सवाल करवा दिया हुआ है, स्टिल हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। टैक्सेबल गुड्स आपने बेची हैं 8 लाख रुपए की अपने डीलर को, 20% रेट डिस्काउंट के बाद हैं, विच वॉज इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट नॉर्म्स। द डिस्काउंटेड प्राइस वॉज नॉट शोन ऑन द टैक्स इनवॉइस। तो भाई प्राइस नहीं लिखी तो ये सप्लाई नहीं होती, हम इसे क्रॉसअप कर देंगे, तो क्रॉसअप करके 1 मिलियन ही मेरी जो है वो क्या बनेगी, मेरी सप्लाई बन रही होगी। टैक्सेबल गुड्स जो हैं 15 लाख की यूज़ हुई हैं इंटरनल टेस्टिंग के लिए। 40% ऑफ दीज गुड्स वर लोकली प्रोक्यूर्ड, 40% गुड्स जो हैं वो आपने ख़रीदी हैं। 60% ऑफ गुड्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब इस 15 लाख की जो 60% गुड्स हैं वो हमने ख़ुद बनाई हैं, वही हमने इस्तेमाल की हैं। तो भाई हमने सप्लाई में पढ़ा था कि अगर हम खुद गुड्स बना के बिज़नेस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे वो भी सप्लाई होगी, तो ये सप्लाई कंसीडर होगी, ये इसके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे। एडवांस 6 लाख का रिसीव हुआ है, गुड्स डिलीवर होनी है अप्रैल में, तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स डिलीवर मेड अवेलेबल और डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर। अभी चूँकि आ गया पैसा, डेट ऑफ पेमेंट हो गई है, इसको भी हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे। 1000 यूनिट ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन थर्ड स्केजुअल हमने कितने बेचे हैं, 5000 के ऊपर। रिटेल प्राइस कितनी है, 6000, तो हम इसके ऊपर किससे कंसिडर करेंगे, हम इसको 6000 के ऊपर ही कंसिडर कर रहे होंगे। फिर न्यू पार्ट्स ऑफ 1.2 मिलियन वर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू रिप्लेस डिफेक्टिव पार्ट अंडर वारंटी। तो अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट है, ये तो सप्लाई कंसिडर ही नहीं होगी। फिर टैक्सेबल गुड 4 लाख की बेचें क्रेडिट टर्म के ऊपर, अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर लेंगे 2% डिस्काउंट जो है मिल जाएगा, कस्टमर ने पे कर दिया। ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, सेटलमेंट डिस्काउंट का टैक्स में ट्रीटमेंट नहीं होता, तो 4 लाख ही हमारी क्या होगी, वैल्यू सप्लाई जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है स्प्रिंग 22 का अंडर द रूल्स ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन केस ऑफ रिटेलर। जो हमारे पास टीयर 1 रिटेलर होगा वो तो हमारा प्रॉपरली सेल्स टैक्स रिटर्न्स वगैरह जमा करवाएगा, लेकिन जो नॉन स्पेसिफाइड होगा, जिसका बिजली का बिल मेरे ख्याल से 20,000 तक था, उसके बिजली के बिल में 18% टैक्स शामिल होगा और मेरे ख्याल से 5% टैक्स जो है वो शामिल होगा। आई एम कन्फ्यूजिंग द रेट। जिसका बिल मोर देन 20,000 था तो उसका 7.5% एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो साबित होगा। मुझे रेट कन्फ्यूज़ कर रहे हैं,
इसलिए बेहतर है आप अपनी बुक्स में से इस रिटेलर पे जो एक्स्ट्रा टैक्स है उसको कंफर्म कर लीजिएगा। फिर शाहजी लिमिटेड परचेज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अंडर द सेल्स टैक्स रूल्स 2006 स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स विच मे बी इशूड बाय एसएल ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स टू टीपीएल। एसएल कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा टीपीएल को, ऑल्सो स्टेट द पर्टिकुलर्स टू बी मेंशन ऑन द डॉक्यूमेंट टू बी इशूड। शाहजी लिमिटेड परचेज, भाई शाहजी लिमिटेड बायर है और टीपीएल कौन है, टीपीएल हमारे पास सेलर है। उसने गुड्स ली हैं टीपीएल से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एसएल रिसीव अ कंसाइनमेंट ऑफ 5000 यूनिट फ्रॉम टीपीएल ऑन डिलीवरी। 50% आइटम्स जो हैं एक्सपायर हैं एंड रिटर्न। अब भाई ये परचेज रिटर्न कर रहा है, तो ये परचेज रिटर्न है, ये इशू करेगा डेबिट नोट। ये आपको बताया था, इशू क्या करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। इसके ऊपर नाम, पता, इसका सप्लायर का लिखा होगा, रीज़न ऑफ रिटर्न, कहीं गुड्स हमारी डैमेज हैं, एक्सपायर हैं, वो सारा कुछ जो है वो क्या किया जाएगा, मेंशन किया जा रहा होगा। ध्यान से पढ़ना है कौन है, क्योंकि ये बायर है तो बायर डेबिट नोट इशू करते हैं। अगर सेलर होता वो इशू करता तो क्रेडिट नोट इशू कर रहा होना था। फिर है जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्स टैक्सेबल सप्लाइज लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ करंगी। रेजिडेंशियल एरिया में है, इफ़ डेट इज़ इन द कॉटेज इंडस्ट्री तो ये एग्जाम्प्ट है, इसको रजिस्टर्ड नहीं होना। एक रिटेलर है, टर्न ओवर 20 मिलियन, भाई इतनी बड़ी क्लास, इतना बड़ा टर्न ओवर है, तो जाहिर सी बात है ये टीयर 1 में फॉल करेगा। क्योंकि टीयर 1 में फॉल कर रहा होगा तो ये बंदा क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एग्जाम सप्लाइज कोई लोड नहीं है। एक्सपोर्टर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, हाँ ये बंदा जो है रजिस्टर्ड होगा बिकॉज इसको रिफंड लेना है। फिर गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी चार्ज टू अ टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। इसके एक्सेप्शंस जो हैं वो लिखनी है। तो सेम क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट टू ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट, नॉट एक्सपोर्टेड, ये सारा कुछ जो है वो इसमें आ रहा होगा। उसके बाद है इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द चार्जेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। टाइम बताना है जी। Following are the independent scenarios created by different enterprises. On November 2022, an agreement for the acquisition of machine on hire purchase was signed. In December 2022, the machine was acquired under this agreement. 20% down payment, 30 million की remaining balance। तो ठीक है भाई, हायर परचेज में डेट ऑफ एग्रीमेंट नवंबर में है, तो नवंबर 22 ही हमारे टाइम ऑफ सप्लाई जो है कंसिडर होगी। बाकी हमें कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दिसंबर 2022 में एडवांस ऑफ ₹12 मिलियन वो रिसीव इन अगेंस्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बी मेड इन मार्च। पैसा मिल गया, डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर, तो इसी डेट के ऊपर दिसंबर 22 में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अ मशीन ऑफ 38 मिलियन वॉज परचेज इन जुलाई बट यूज इन नवंबर, तो जुलाई में ली है तो इसके लिए हमारे लिए जुलाई ही इस्तेमाल होगा। गुड्स ऑफ ₹7 मिलियन वर सोल्ड इन सितंबर 2022 बट ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एट अ बायर प्रेमिसेस द गुड्स डिलीवर्ड इन जनवरी। गुड्स अवेलेबल, डिलीवर और डेट ऑफ पेमेंट। तो अवेलेबल चूँकि हमारे पास 22 सितंबर में थी तो हमारे लिए सितंबर 22 ही जो है वो क्या कंसिडर होगी, टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है इन द लाइट ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड अंडर आइडेंटिफाई द सिचुएशन अंडर विच इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकवर द सेल्स टैक्स विदाउट इशूइंग हिम द शॉकर्स नोटिस। सर सेम सवाल है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आई गेस 7वें दफ़ा डिस्कस हो गया। उसके बाद है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड अंडर लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स अलॉन्ग विद द ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब आपको पता है एक हमारे पास मंथली रिटर्न है, अभी ये सवाल हमने डिस्कस किया जिसकी ड्यू 15 होती है अगली मंथ की। एक हमारे पास एनुअल रिटर्न है, ये कंपनी जमा करवाएगी, इसकी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर। एक हमारे पास फाइनल रिटर्न है, ये कौन जमा करवाएगा, डी रजिस्ट्रेशन वाला बंदा, इसकी होती है ड्यू डेट जब ड्यूज़ क्लियर होते हैं या विद इन 90 डेज़, वो उसमें आ जाएगी। यहाँ नोटिस जो स्पेसिफाई किया रहेगा। एक होती है हमारे पास स्पेशल रिटर्न, इसकी जो ड्यू डेट बताई जाएगी वही इसकी ड्यू डेट होगी। उसके बाद है सरफराज इज़ अ सोल प्रोपराइटर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 डिस्कस वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल एंटिटीज़ इज़ एन एसोसिएट ऑफ सरफराज। जहाँ से हमने बताना है क्या ये एंटिटी एसोसिएट है कि नहीं है। जहाँज़ेब हैज़ बिन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट फॉर द पास्ट 20 ईयर एंड हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। हमने पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंटशिप जो है, नौकरी, वो कभी भी एसोसिएट में नहीं आती, तो ये तो नहीं है।
फलाह लिमिटेड में सरफराज के 20%, उसकी अम्मी के 30% है, तो कंबाइन माँ बेटा मिलके 50% शेयर ओन कर रहे हैं। तो ये क्या है आपस में, फलाह लिमिटेड सरफराज एसोसिएट हैं। सारा, शी इज़ द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सरफराज वाइफ फातिमा। सारा वॉज अडॉप्टेड बाय फातिमा बिफोर हर मैरिज। तो आपका स्पाउस हो, उसकी अडॉप्टेड चाइल्ड हो, वो भी क्या होगा आपके लिए एसोसिएट ही होगा। फिर है जी उम्मीद ट्रस्ट जो होता है, जो आपका जिसके आप ट्रस्टी हैं, वो हमेशा क्या होता है आपका एसोसिएट ही कंसिडर हो रहा होता है। उसके बाद है अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टैक्सेबल एक्टिविटीज़। क्या ये टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं भी या नहीं। नदीम रिसीव a salary of 2.5 lakh for the month of February from his employer, not a taxable activity. Zahab provided consultancy services to his brother for his startup business for an agreed amount of consideration. Yes, taxable activity. Shahzeb played the piano, an instrument he has played since childhood, at his parent anniversary party. तो recreational activity hobby है, that is not a taxable activity. Furqan, who works as an accountant for Binish Enterprises owned by Miss Binish. हाँ, अब देखिए वो अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहा है, जो उसको अकाउंटिंग की सैलरी मिलेगी वो तो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। बट वो बिनेश की बेटी को ट्यूशन पढ़ा रहा है इरहम को, ये जो है ट्यूशन, ये इसके टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट जो है बनेगी। फिर कुर्जलान, होम मेकर विद द हॉबी ऑफ बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज रेंटेड अ स्टॉल एट अ कराची फूड फेस्टिवल एंड सोल्ड हर बेक्ड आइटम्स। अगर वो हॉबी यहाँ तक होती तो नहीं थी, क्योंकि उसने स्टॉल लेके बेच लिया है, तो यस ये भी क्या है टैक्सेबल एक्टिविटी कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। ब्रीफली एक्सप्लेन द चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स। इन फरवरी 2024 पाकर एसोसिएट एक्वायर्ड पैकेजिंग मटीरियल वर्थ ₹6 लाख फ्रॉम हील इंटरप्राइजेज फॉर इट्स प्रोडक्ट। RE did not deposited the sales tax with the authorities on time due to financial difficulties। साफ सीधी बात है, आपने जिससे ख़रीदा अगर उसने ट्रेजरी में टैक्स जमा नहीं करवाया, आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, आपकी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। फिर गुड्स वर्थ ₹12 मिलियन फॉलोइंग अंडर थर्ड स्केड्यूल वर सप्लाइड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द मंथ पीरियड ऑफ फरवरी 2024। जो थर्ड स्केड्यूल गुड्स होती हैं, इसका टैक्स हमेशा कौन पे करता है, मैन्युफैक्चरर ही पे करता है, और ये आपकी उस कीमत में हम रिटेल प्राइस में शामिल कर देते हैं। तो ये टैक्स तो ये जमा होगा, और जब आप बेशक अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हैं, आप उसका टैक्स जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन इफ सेटिस्फाइड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैड इशूड फेक इनवॉइसेस विद टैक्स और टैक्स फ्रॉड may suspend the registration of such person through system without prior notice pending further inquiry. Under the sales tax rule 2006 list any 4 basis for such satisfaction of the commissioner। तो आपके प्रेमिसेस के आपकी नॉन अवेलेबिलिटी, रिकॉर्ड्स की एक्सेस ना देना, सब्सटेंशियल परचेजेस फ्रॉम ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड सेलर्स, और आपके नॉर्मल टैक्स प्रोफाइल, मोस्टली आपके क्रेडिट्स हैं, आपका कैरी फॉरवर्ड ही नहीं मुकरा, तो ये वो रीज़न है जहाँ पे वो क्या करेगा, आपको उड़ा देगा। उसके बाद है आसिम मीर प्लान टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड obtain सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन इन मार्च 2004। However, due to unseen foreseen circumstances, he were unable to start his business as planned. Consequently, no sales tax return were filed from March to August, as he did not charge any taxable activity. Under the provision of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, discuss the following: the requirement for sales tax return and consequences if he any for the non-filing of such return। अब देखिए, आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, आपने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ले ली है, तो आपको सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, डैट इज़ वेरी क्लियर। आप जमा नहीं करवा पाए, तो आपने मार्च में था, मार्च में बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर आप 6 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स तक आप अपनी रिटर्न जमा नहीं करवा पाते, आप क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। पावर ऑफ कमिश्नर क्या है, अबव सर्कमस्टांसेस में आपको नोटिस इशू करेगा, सस्पेंशन, आपको डायरेक्ट सस्पेंड कर देगा। यहाँ पे नोटिस नहीं है, बिकॉज ये नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, तो यहाँ पे डायरेक्टली सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होने के बाद वो आपको शॉक को नोटिस इशू करेगा विद इन 7 डेज़, आपको 15 डेज़ का टाइम देगा। आपने उसकी एक्सप्लेनेशन जो है देनी है, आप दे दिए, तो आपकी सस्पेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज़ आप फिर फारग हो जाएंगे। फिर है जी Under the provision of Sales Tax Act 1990, Wasim and Sons are registered person under the Sales Tax Act 1990 sold taxable goods to Halim and Son in February।
Under the provision of Sales Tax Act 1919 rules made thereunder for each of the following independent cases, specify document that WS and HS are required to issue, if any, and state the effect, increase, decrease, or no effect on the sales tax liability of WH and HS. HS is registered under the Sales Tax Authority and returned 25% goods in July. भाई उसने गुड्स जो है वो रिटर्न किए हैं. HS is not registered under Sales Tax Authority and returned 25% goods in May. सप्लाई कब हमने की थी? सप्लाई हमने की थी फेब में. अच्छा जी, हमारे लिए फेब है. तो ये भाई प्रॉपर DCN का सवाल आपका बनता है. मेरे ख्याल से ये एक सवाल आपने लेके चलना है कि आपकी ओरिजिनल सेल्स जो हैं वो फेब में हुई हैं. 180 डेज़ का रूल लगाएं, आप सिनेरियोस पढ़ें और देख लें. अगर लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है तो विद इन 180 डेज़, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आफ्टर 180 डेज़ जो है वो आपको करना पड़ेगा. तो ये सवाल है. दिस इज़ द ओनली क्वेश्चन जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स बताने कौन से इशू करेगा. जैसे यहाँ पे STA रजिस्टर्ड है और ये गुड्स जो हैं वो रिटर्न हो गई हैं, तो ये इशू करेगा क्रेडिट नोट, ये रिसीव करेगा क्रेडिट नोट, या ये डेबिट नोट इशू करेगा. इसकी लाइबिलिटी जो है कम हो रही होगी, तो ये चीज़ जो है वो आपने बतानी होती है. तो दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन विच आई कंसिडर्ड एज योर असाइनमेंट. ये आपने करना है. इसके साथ सेल्स टैक्स के सवाल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं. मेरे ख्याल से इन सवालों के बाद आपको इस सेल्स टैक्स में कोई मसला नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ हमने कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो हमने वो भी देख ली हैं. मोस्टली थ्योरेटिकली चीज़ें जो हैं वो हमारी कॉमन आ रही हैं. मोस्टली हमारी थ्योरेटिकल चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ रही हैं. तो आप इन क्वेश्चंस के बस सॉल्यूशंस जो हैं जो डिस्कस किए हैं इनको एक दफ़ा देख लें, आप इनको पढ़ लें एक दफ़ा, आपकी थ्योरी जो है वो हो जाएगी. अगर आपकी थ्योरी हो गई, आपकी ऑलमोस्ट 12 से 14 मार्क्स की थ्योरी आनी है. आपको इसमें से MCQs वगैरह जो हैं वो आने हैं. आपका पेपर तैयार हो जाएगा, बिकॉज कॉमन क्वेश्चंस हैं, कॉमन कंसेप्ट हैं, वही पूछे जा रहे हैं. रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन से डी रजिस्ट्रेशन, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन और सस्पेंशन वाला ये आया है. रिकॉर्ड्स में से रिकॉर्ड की रिटेंशन, एक वो फाइन पेनल्टी वाला और एक शॉर्ट रिकवरी ऑफ टैक्स, यही उसने फ्रिक्वेंटली पूछ रहा है. बाकी तो नॉर्मल इजी क्वेश्चंस हैं, आपने ये करने हैं. तो इसके साथ सेल्स टैक्स के तमाम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे होते हैं.